अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी दिन है, यानी आखिरी रोज़ा है, 29 रमज़ान है और कल ईद मनाई जाएगी। ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। अब तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। लेकिन ईद से अचानक एक दिन पहले जो खबर सामने आई, उस खबर ने उम्मत मुस्लिमा को, भारतीय मुसलमानों को परेशान कर दिया है, हैरत में डाल दिया है। ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, उड़ीसा से है, झारखंड से है या वेस्ट बंगाल से है, वो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं बल्कि जो मुसलमान सऊदी अरब में दूसरे देशों में रहते हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर अचानक इमारत शरिया के साथ ये कैसे हो गया, कौन साजिश कर रहा है, कौन पर्दा के पीछे है और क्यों इस अहम इदारा को तकसीम करने की, बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार बदला लेना चाहते हैं, सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं। उनके नेता क्या चाहते हैं? उनके नेताओं ने धमकी दी थी कि इमारत की वो ईंट से ईंट बजा देंगे, वो इमारत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो क्या उसी पर अमल किया जा रहा है? और नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन उनको इस एजेंडा को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है। इमारत शरिया ने नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बायकॉट किया था और बायकॉट का सपोर्ट तमाम मिली तंजीमों ने भी किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी, जमीयत उलमा हिंद ने भी, जमात इस्लामी हिंद ने भी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने भी, खानकाह मुजीबिया ने भी, खानकाह रहमानिया ने भी और भी इदारों ने, मिली कौंसिल ने भी इस बायकॉट को सपोर्ट किया था, इस अपील पर लब्बैक कहा था। और नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता है वो बुखला गए थे। नीतीश कुमार ने तो कुछ भी अपनी जुबान से नहीं कहा था, उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो साफ बता रहे थे कि नीतीश कुमार परेशान हो चुके हैं। लेकिन उनके जो मुस्लिम नेता है उन सब ने उल्टा सीधा अलूल जलूल बकना शुरू कर दिया था, इमारत शरिया को धमकी देना शुरू कर दिया था। उसके बाद 26 मार्च को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट होता है। वो प्रोटेस्ट भी, वो एहतजाज भी पूरा का पूरा नीतीश कुमार के खिलाफ था। उसके बाद ही खबरें सामने आने लगती है कि नीतीश कुमार के जो कुछ मुस्लिम नेता है उनके घरों पर मीटिंग होती है, बैठक होती है और फिर ईद से अचानक 2 दिन पहले यानी 28 रमज़ानुल मुबारक को, 29 मार्च को इमारत शरिया के कुछ साबिक ज़िम्मेदार, कुछ शोरा के मेंबर पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वहां नोकझोंक होती है। वो कहते हैं कि इमारत शरिया के अमीर अब अहमद वली फैसल रहमानी नहीं रहे, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी नए अमीर शरीयत मुंतखब किए गए हैं, ट्रस्टियों ने इनको अमीर बनाया है, इस तरह का मुतालबा किया जाता है। फिर जैसे ये खबर बाहर फैलती है, काफ़ी तादाद में वहाँ आवाम पहुँच जाती है, नोकझोंक का ख़तरा होता है, टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर पुलिस बाहर निकलती है, मौजूदा अमीर शरीयत मुंगेर से चलकर पटना पहुंचते हैं, फिर वो हालात को काबू में करते हैं। अंदर मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और मुमकिन है ये वीडियो जब पब्लिश हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी वक्त लगेगा। इस बीच जो लोग वहाँ इमारत शरिया में गए थे उनमें से एक हैं मौलाना शिबली कासमी, जो इमारत शरिया के साबिक कायम मकाम नाजिम रह चुके और हाल ही में उनको हटाया गया है उस ओहदा से। इसी तरह मौलाना अबू तालिब रहमानी भी वहाँ मौजूद थे, जो अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के काफ़ी नज़दीकी थे। अब हैं या नहीं इससे पता चलता है कि अब वो नहीं रहे। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बेहद वो नज़दीकी थे, काफ़ी उनके करीब थे, उनका बहुत अहम रोल था इनको अमीर शरीयत बनाने में, नया इंतखाब कराने में। इसी तरह डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी वहाँ मौजूद थे, वो जनता दल यूनाइटेड के इस वक्त लीडर है, इससे पहले वो आरजेडी में थे। अब जब ये सब पूरा क़ज़िया हुआ, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में आ गए मौलाना अबू तालिब रहमानी। सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में आ गए क्योंकि 2021 में जब मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को अमीर शरीयत बनाएगा तो उस वक्त अमीर शरीयत के दावेदार 3 लोग थे। एक मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो मौजूदा अमीर शरीयत भी है, दूसरे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और तीसरे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। उस वक्त लगातार ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मौजूदा अमीर शरीयत ने अपने लोगों को इमारत में हावी कर लिया है। मौलाना शमशाद कासमी को नायब अमीर शरीयत बनाया गया। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जो अमीर शरीयत का इंतखाब कराया तो मौलाना शिबली कासमी को बहाल कराया गया। मौलाना अबू तालिब रहमानी वहाँ मौजूद थे, कुछ और लोग मौजूद थे और इन लोगों ने अरबाब हल्लो अक़द में अपने लोगों को शामिल कर लिया। जो पुराने लोग मौजूद थे उनको वहाँ से बाहर कर दिया और जब इलेक्शन हुआ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हक़ में आ गए, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को कम वोट मिला और इस तरह मौलाना अनीसुर रहमान कासमी अमीर शरीयत नहीं बन सके। मौलाना खालिद
सैफ उल्लाह रहमानी भी अमीर शरीयत के दावेदार थे, उम्मीदवार थे, जो इन दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं। लेकिन जब मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी ने देखा कि इलेक्शन के ज़रिए फ़ैसला होगा, वोटिंग होगी कि जिसको ज़्यादा वोट आएगा उसको अमीर मुंतखब किया जाएगा, फिर मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी ने अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि मैं अब उम्मीदवार नहीं हूँ। अब उम्मीदवार दो लोग बच गए थे, अहमद वली फैसल रहमानी और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, और वहाँ ज़्यादातर वोट मिले मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को, उनका इंतखाब हो गया और आखिर तक मौलाना अनीसुर रहमान कासमी वहाँ मौजूद थे। बाद में और पहले से भी इल्ज़ाम लगता रहा कि अरबाब हल्ल वक़्त, क्योंकि इमारत शरिया के अमीर का जो इंतखाब होता है तो वहाँ एक कमेटी है, एक टीम है जिसको कहा जाता है अरबाब हल्ल वक़्त, और तकरीबन 700 या 800 इसके मेंबरान होते हैं, और जो नायब अमीर शरीयत होते हैं वो अरबाब हल्ल वक़्त को बनाते हैं। कुछ नए को ऐड करते हैं, कुछ पुराने रखे जाते हैं। उसमें ये शामिल है कि तमाम इलाक़ों की नुमाइंदगी होगी। इमारत शरिया 4 स्टेट पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 मुस्तकिल स्टेट है और एक स्टेट का कुछ इलाका, यानी पूरा बिहार इमारत शरिया है, पूरा झारखंड इमारत शरिया है, पूरा का पूरा उड़ीसा इमारत शरिया है, और वेस्ट बंगाल का भी कुछ इलाका इमारत शरिया की निगरानी में आता है। इमारत शरिया उसका पार्ट है। वेस्ट बंगाल का जो ख़ास तौर पर झारखंड या बिहार से सटा हुआ एरिया है, तो एक तरह से 4 स्टेट इमारत शरिया के मातहत आते हैं। बिहार और झारखंड की सबसे एक्टिव नुमाइंदगी होती है। बिहार में तकरीबन 18% या 19% मुसलमानों की आबादी है, झारखंड में भी 14-15% मुसलमानों की आबादी है, उड़ीसा में मुसलमानों की आबादी कम है, इसलिए ज़्यादा वहाँ का तज़किरा नहीं होता। हर ज़िला में इमारत शरिया का दारुल क़ज़ा है। तो कोशिश यही होती है कि अरबाब हल वक़्त में तमाम अज़ला से नुमाइंदों को लिया जाए, अफराद को लिया जाए। 60-800 इसके अफराद होते हैं, और उनमें से अक्सरियत जिसको अमीर शरीयत बनाना चाहती है वो अमीर शरीयत बन जाते हैं। इससे पहले ज़्यादातर यही होता रहा कि अमीर शरीयत के हक़ में लोगों ने हाथ उठा दिया, इजलास आम हुआ, और जिन लोगों ने जिनके हक़ में हाथ उठा दिया वही अमीर शरीयत बन गए। लड़ाइयाँ बहुत कम हुई है, क्योंकि एक ही दावेदार होते थे, ज़्यादा दावेदार नहीं होते थे, या जो पहले से नायब अमीर शरीयत होते थे वो उनको नॉमिनेट कर देते थे कि हम इनको नॉमिनेट करते हैं, आप किसके हक़ में हैं। इस मरतबा क्या हुआ था, 2021 में मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमेरिका में थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, ना पहले से वो इमारत शरिया में उनका कोई असर व रसूख दिख रहा था। तो लोगों को लगा कि मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी अमीर शरीयत बनेंगे या कोई और होंगे। लेकिन इसी बीच मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी इंडिया आते हैं, वो अमीर शरीयत बनने के दावेदार सामने आते हैं, उनका नाम भी सामने आता है। तो इस तरह 3 लोग दावेदार बन जाते हैं, और उसमें जब बाज़ाब्ता इलेक्शन हुआ इस मरतबा बंद कमरे में, किसी बाहर के आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी, हर एक का आधार कार्ड चेक किया जा रहा था, फिर उनको वोटिंग का राइट दिया जा रहा था। तो उसमें ज़्यादातर वोट मिला अहमद वली फैसल रहमानी को, वो अमीर शरीयत बन गए। अभी फैसला हो गया, और मौलाना अबू तालिब रहमानी उनको अमीर शरीयत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे थे। अब जब कल के पूरा मामला हुआ और सबसे ज़्यादा तनकीद मौलाना अबू तालिब रहमानी पर हुई, तो मौलाना अबू तालिब रहमानी ने देर रात को अपना एक मज़मून व्हाट्सएप पर रिलीज़ किया, जो व्हाट्सएप पर लगातार गर्दिश कर रहा है, हो सकता है कहीं वो पब्लिश भी हुआ हो। अब उस मज़मून में मौलाना अबू तालिब रहमानी ने वजाहत की अपनी तरफ से और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने एक गलत शख्स का इंतखाब किया और उनको मैंने अमीर शरीयत बनाया, ये मेरा गलत फ़ैसला था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसमें उन्होंने पूरी वजाहत की कि उनको फ़हद रहमानी ने बताया, उनसे मुलाकात करके, कि उनके जो भाई हैं मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी वो आलिम दीन हैं, जामिअतुल अज़हर से फ़ारिग़ हैं, अमेरिका में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी के वो शोबे इस्लामियात के सदर हैं, जबकि मैंने उनमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया और इसलिए मैंने अपना रास्ता उनसे अलग कर लिया। मैं पूरा मज़मून आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, कुछ ज़हमत होगी लेकिन पूरा मज़मून आप सुनिए तो शायद आपको पूरा मामला समझ में आए। इस पर आपका सवाल भी कुछ हो सकता है। मौलाना अबू तालिब रहमानी के मज़मून का उन्वान है इमारत शरिया दीनी इदारा या ख़ानदानी विरासत, एक ज़िम्मेदार शख्स का सच्चा एतराफ़। तहरीर एक शर्मिंदा मगर बाखबर फ़र्द की तरफ से जो जनाब फैसल रहमानी की इमारत के इंतखाब में शामिल था। इमारत शरिया सिर्फ बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुसलमानों का इदारा नहीं बल्कि बर्र सग़ीर के दीनी शोर की अलामत है, एक मुक़द्दस अमानत है जिसका हर मुसलमान पर हक़ है और जिसकी सरबराही किसी ख़ानदान या फ़र्द की मौरूसी जागीर नहीं हो सकती। जब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी का विसाल हुआ यानी इंतकाल हुआ तो पूरी मिल्लत इस्लामी सोगवार थी। उन्हीं अयाम में ताज़ती नशस्त के दौरान उनके फ़र्जंद जनाब फ़हद रहमानी साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत के बड़े बेटे जनाब फैसल रहमानी साहब को
امیر شریعت بنایا جائے۔ دل غم سے بوجھل تھا، موقع تعزیت کا تھا، اس لیے زیادہ غور نہیں کیا۔ بعد میں فہد صاحب نے مجھ سے کلکتہ میں ملاقات کی اور بڑے وثوق سے کہا، یعنی اعتماد سے کہا کہ فیصل صاحب جامعہ ازہر مصر کے فارغ التحصیل ہے۔ جامعہ ازہر مصر کا بہت بڑا ادارہ ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، مفتی بھی ہیں اور امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے کے صدر ہیں۔ وہ دینی و عصری علوم کے جامع ہیں اور امارت شریعہ کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بھی پر امید ہوا اور دل سے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوا۔ جناب فیصل صاحب کو امیر شریعت منتخب کرایا۔ حالانکہ اس وقت بھی ملک کے کئی جید علماء نے مجھے ذاتی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ آگے مولانا ابو طالب رحمانی لکھتے ہیں، چند ماہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ جناب فیصل صاحب نے نہ صرف کسی باقاعدہ مدرسے سے دینی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ وہ عالم اور مفتی ہونے کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ہندوستانی شہری بھی نہیں بلکہ امریکی پاسپورٹ کے حامل ہے۔ جب مجھے تمام ثبوت اور شواہد مل گئے تو دل کو شدید دھچکا لگا۔ میں کئی دن تک اپنے ضمیر کے ساتھ کشمکش میں رہا۔ مجھے وہ تمام علماء یاد آئے جنہوں نے بروقت مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے فہد صاحب سے خود سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ انہوں نے صرف اتنا جواب میں کہا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ جناب فیصل صاحب کو بھی گواہ بنا کر کلکتہ میں سمجھایا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ معاملہ صرف فیصل صاحب کی عمارت کا نہیں بلکہ پورے ادارے پر قبضے کا ہے۔ فیصل صاحب امیر المومنین کہلانے لگے، ٹرسٹی حضرات کو نظر انداز کیا گیا، اہم فیصلے تنہا ہونے لگے اور پھر خاموشی سے فہد صاحب کو بھی ٹرسٹ میں شامل کرنے کی سازش رچی گئی، بغیر اعتماد کے، بغیر شفافیت کے، جس کی گرفت بھی ہوئی۔ عملاً امارت شریعہ کے تمام امور کی باغ دوڑ، یعنی پورا جو انتظام و انصرام ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، فہد رحمانی کے ہاتھ میں آ گیا، جن کا انداز عمل ایک حاکمانہ مزاج کا عکاس تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کا عملہ رحمانی 30 کی خدمت میں زیادہ مصروف نظر آنے لگا اور عمارت رحمانی 30 کا برانچ آفس بن کر رہ گئی۔ رحمانی 30 فاؤنڈیشن ہے، ایک ادارہ ہے جس کو مولانا ولی رحمانی صاحب نے قائم کیا تھا۔ فہد رحمانی اس کے ذمہ دار ہے اور یہاں نیٹ کی اور JEE کی تیاری کرائی جاتی ہے اور بھی دوسرے کمپٹیشن کی تیاری یہاں کرائی جاتی ہے اور ایک ممتاز ادارہ ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے ادارے بنے تو میں نے اس کا تعارف کرا دیا ان لوگوں کے لیے جو رحمانی 30 کو نہ جانتے ہو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اس مضمون کی طرف۔ مولانا ابو طالب رحمانی آگے لکھتے ہیں کہ بتدریج معلوم ہوا کہ عمارت کے ذیلی اداروں سے مختلف پروجیکٹس کے نام پر کروڑوں روپے کی باقاعدہ خرچیاں ہو رہی ہے۔ ٹرسٹی حضرات کی منظوری کے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں، بیت المال کا کوئی حساب نہیں، اور جب کسی نے سوال کیا تو اسے مخالف یا دشمن گردانا گیا۔ میرے اسراڑ پر بمشکل ایک میٹنگ 4 جنوری 2024 کو بلائی گئی، لیکن پھر پورے 14 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی اجلاس نہیں۔ مولانا ابو طالب رحمانی آگے لکھتے ہیں اور کل کے قضیے کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جمعہ 28 رمضان کی شام ایک باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی کہ عمارت شریعہ کے چندہ جمع کرنے والے محصلین کی رقم جب سابق اندرونی افراد کے ذریعے خرد برد کی جا رہی ہے اور فہد صاحب اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر میں سمیت کئی ٹرسٹی حضرات نے طے کیا کہ اگلے دن اچانک عمارت شریعہ پٹنہ پہنچا جائے اور معاملے کی جانچ کی جائے۔ حفاظتی اقدام کے تحت مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ جب ہم 28 رمضان کو عمارت پہنچے تو پہلے سے فہد صاحب وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ہڑبڑا گئے، جلدی اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ باہر کے لوگوں کو یہ جھوٹا پیغام دیا گیا کہ نتیش کمار نے عمارت پر حملہ کرایا ہے تاکہ جذبات بھڑکے اور اصل مسئلہ چھپ جائے۔ یہی ہوا، جذباتی عوام جو اصل حقائق سے ناواقف تھے احتجاج پر اتر آئے اور اصل مجرم خود کو مظلوم بنا کر پیش کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ ہم جو عمارت کے تحفظ کے لیے آئے تھے میڈیا اور سوشل میڈیا کی نظر میں باغی بنا دیے گئے۔ میری ایک بار پھر پوری دیانت کے ساتھ اپنے علماء، اکابرین اور پوری ملت اسلامیہ سے اپیل ہے کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے حقائق جانے بغیر ایک ایسے شخص کی عمارت میں تعاون کیا جو نہ عالم دین ہے، نہ مفتی ہے، نہ دینی تعلیم یافتہ، نہ ہندوستانی شہری۔ میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو صرف شخصیات کا مسئلہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک دینی امانت کے ساتھ ہونے والی خیانت اور اس کے انجام پر غور کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ کہنے، سننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمارت شریعہ اور تمام دینی اداروں کو
अहल दियानतदार और बाकिरदार क़यादत अता फरमाए, आमीन। ये मौलाना अबू तालिब रहमानी का मज़मून था। उर्दू के बड़े सख्त अल्फाज थे। मुमकिन है बहुत कुछ आपको समझ में ना आ सका हो, जो उर्दू दां है उनको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कल हुआ क्या था, कल की वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, कुछ मज़ीद तफसील सामने आई है देर रात। तो अब मज़ीद आप जान लीजिए कि कल जब ये लोग पहुँचते हैं वहाँ उनको रोका जाता है, ये लोग बाहर निकल गए। तो कल इमारत शरिया के नाम से 2 अलग अलग टाइप का ईमेल लोगों को भेजा गया, अलग अलग टाइप की प्रेस रिलीज़ भेजी गई। इस ग्रुप ने, यानी जिन लोगों ने दावा किया कि अब मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमीर शरीयत नहीं रहे, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को अमीर शरीयत बनाया गया है, इन लोगों ने भी अचानक एक ईमेल आईडी बनाया इमारत शरिया के नाम से, जिस ईमेल आईडी का टाइटल था या उन्वान था नाजिम ये न्यूज़ इमारत शरिया। और उस नए ईमेल आईडी के ज़रिए इन लोगों ने भी इमारत शरिया के लेटर हेड पर 4 पेज का एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया, जिसमें कहा कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को नवा अमीर शरीयत मुंतखब किया गया है और ट्रस्टी हजरात की अक्सरियत ने फैसला किया है, मौजूदा अमीर शरीयत को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त करने की वजह बताई गई उस प्रेस रिलीज़ में कि मौजूदा अमीर शरीयत गैर मुल्की हैं, वो इंडियन नहीं है, अमरीकी पासपोर्ट के हामिल है। दूसरी वजह बताई गई कि आलिम दीन नहीं है, जबकि अमीर शरीयत होने के लिए आलिम दीन होना ज़रूरी है। तीसरी वजह बताई गई कि फहद रहमानी को बहुत ज़्यादा हावी कर दिया गया इमारत शरिया में और वो किसी भी ओहदा पर फायज नहीं है। उधर जब इमारत शरिया को पता चला कि सब कुछ हो रहा है, उधर से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। कुछ खुद मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। देर रात इमारत शरिया की भी प्रेस रिलीज़ सामने, और इमारत शरिया की जो प्रेस रिलीज़ है बाद में सामने आती है, पहले इस ग्रुप ने अपनी प्रेस रिलीज़ को शाये किया। इमारत शरिया के प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स ने इमारत शरिया पर पुलिस के साथ मिलकर हमला किया और हमले की वजह यह है कि इमारत शरिया ने नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बायकॉट किया था। इमारत शरिया ने सीधे सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी प्रेस रिलीज में मुखातब किया और कहा कि जिन लोगों ने इमारत शरिया पर हमला किया, जो लोग पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के आए थे, उनमें से 4 अफराद यानी मौलाना शिबली कासमी के अलावा सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। लिहाजा बोर्ड को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बायकॉट इमारत शरिया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक ही क्या था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि इन सब के खिलाफ एक्शन ले। अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है, उनके जिम्मेदारों का कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से भी बहुत लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका रब्ता नहीं हो सका। और जब ये सब कुछ कल पटना में हो रहा था, तो उधर विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज हो रहा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ। अब जो पूरा मसला है, इस पूरे मसले के पीछे की जो कहानी बताई जा रही है, ये पूरा पॉलिटिकल मसला बन चुका है। लोगों का कहना है कि इनका मकसद इमारत शरिया के अमीर को हटाना नहीं या उसमें नए अमीर को लाना नहीं, बल्कि सब नीतीश कुमार के दबाव में किया जा रहा है, नीतीश कुमार के मुस्लिम नेताओं के दबाव में किया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के जो कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं, जो चाहते हैं कि इमारत शरिया में उनका असर रसूख रहे, उनका दबाव रहे, और कई अमीरों ने उनको वहाँ जगह दी है। कुछ लोग आज वहाँ अपना असर रसूख बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग शूरा के मेंबर बन चुके हैं, कुछ लोगों ने अहमद वली फैसल रहमानी को पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हुए अमीर शरीयत बनाने में अहम किरदार अदा किया। आज वो तमाम लोग भी इमारत शरिया में अपना असर रसूख रखना चाहते हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं। और जब इमारत शरिया ने उनकी ही पार्टी का, उन्हीं के ही लीडर का बायकॉट कर दिया, उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं की, तो इन सब की जिल्लत हुई, इन सब की रसवाई हुई। इन सब से कहा गया होगा कि आप सब लोग कहते हैं कि इमारत शरिया के हम जिम्मेदार हैं, आप लोग ये कहते हैं कि इमारत शरिया के हम जिम्मेदार हैं, इमारत शरिया को हम चलाते हैं, इमारत शरिया में हमारा असर रसूख है, और आपके अमीर ने, आपकी तंजीम ने ही हमारी इफ्तार का बायकॉट कर दिया है। नेशनल मीडिया में खबर चल रही है, हमारी बदनामी हो रही है, हमारी रसवाई हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो लोगों को लगा होगा कि चलो पुलिस लेकर के चलते हैं, इमारत शरिया पर कंट्रोल करते हैं, उनको हटाते हैं। इमारत शरिया हमारे दम से है, न कि किसी और के दम से है। लेकिन ये लोग भूल गए कि इमारत शरिया कोई आज का बनाया हुआ इदारा नहीं है, या इमारत शरिया किसी एक फ़र्द की सोच नहीं है, बल्कि इमारत शरिया की जो तारीख़ है बहुत पुरानी है। इमारत शरिया की जो फ़िक्र है वो 250-300 साल पुरानी है, और इस फ़िक्र का जो ताल्लुक़ है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस फ़िक्र की तहरीक जुड़ती है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इसकी तहरीक जुड़ती है, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही सबसे पहले फतवा दिया था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी कि जो हिंदुस्तान है वो दारुल हर्ब बन चुका है, यहाँ इस्लाम पर अब अमल नहीं किया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है। मुसलमानों को अपना लीडर पैदा करना होगा, उसके लिए मुसलमानों को आगे आना होगा। और तभी उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, उन्होंने भी जिहाद किया। जब
नया दौर सामने आया और जिसमें जंगें बंद हो गई, लेकिन पीसफुल मूवमेंट चलने लगा और तहरीक के ज़रिए लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने का सिलसिला शुरू किया। तो उस दौर में इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है, मुसलमानों के एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। चुनांचे मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अंजुमन उलमाए बिहार कायम किया। उस अंजुमन उलमाए बिहार के क़याम का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के तमाम उलमा को, तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको मुत्तहिद करना और भारत में मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, उनकी प्लानिंग क्या होगी, उनका मनसूबा क्या होगा, मुसलमानों की समाजी ज़िंदगी क्या होगी, उस पर गौर व फिक्र करना। चुनांचे वही अंजुमन उलमाए बिहार जो 1917 में बना था, 1919 में जमीयत उलमा हिंद की शक्ल में तश्कील हो गया और फिर एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बन गई जिसको जमीयत उलमा हिंद कहा जाता है। फिर बाद में इसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, दूसरे जिम्मेदारान आते हैं। जमीयत उलमा हिंद का पहला सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाएगा। उसके 2 साल बाद फिर बिहार में मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने इमारत शरिया कायम किया। उनका मनसूबा भी इमारत शरिया को मुल्की पैमाने पर कायम करने का था, ऑल इंडिया इमारत शरिया, ये उनका मनसूबा था। और इसके तहत उनका जहन ये था कि भारत में अगर जमहूरियत आती है, सेकुलर हुकूमत बनती है और मुसलमानों के हाथों में पावर नहीं आ पाता, तो मुसलमान इस्लामी शरीयत पर कैसे अमल करे, मुसलमान आइली मसाइल को कैसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने इमारत का एक मनसूबा बनाया। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मुलाकात की। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह एक्टिव थे, फ़ाल थे, लीडर थे, उनसे मुलाकात की। लेकिन जब मुल्की पैमाने पर एक ख्याल नहीं बन सका, लोग हम ख्याल नहीं हो सके, तब उन्होंने बिहार में इसको कायम करने का मनसूबा बनाया और 1921 में बिहार के सरजमीन में इमारत शरिया का क़याम अमल में आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने पटना की पत्थर वाली मस्जिद में जाकर संग बुनियाद रखा और ख़ुद मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद पहले अमीर शरीयत नहीं बने, बल्कि उन्होंने खानक़ाह मुजीबिया के सज्जादा नशी को पहला अमीर शरीयत बनाया और इस तरह इमारत शरिया का सिलसिला शुरू हुआ। फिर दूसरे स्टेट इससे जुड़े और बाद में, क्योंकि उस वक्त जितने स्टेट थे उड़ीसा और झारखंड वो बिहार का हिस्सा थे, तो जब ये स्टेट अलग अलग हो गए लेकिन इमारत शरिया के सब पार्ट बनते रहे। बाद में इमारत शरिया की तर्ज पर जमीयत उलमा हिंद ने भी अपने यहाँ मुस्तक़िल एक इदारा बनाया, इमारत शरिया हिंद। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इमारत शरिया को एक रोल मॉडल के तौर पर अपनाया, दूसरे स्टेट में बनाया। नॉर्थ ईस्ट में जो इमारत शरिया है वो भी बहुत मजबूत है और सब लोगों ने एक फ़ैसला किया, इमारत शरिया को अपनाया कि कैसे हमें आइली मसाइल पर, इस्लामी निज़ाम पर हिंदुस्तान में हुकूमत करना है। दारुल क़ज़ा का सिलसिला शुरू हुआ कि जो निकाह के मसाइल होंगे, तलाक़ के मसाइल होंगे, खुला के मसाइल होंगे, इस तरह के जो इश्यूज़ होंगे वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक ही हल किए जाएंगे। उसके लिए हमें मुल्की अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इमारत शरिया का अपना किरदार है, कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद सियासत में भी इमारत शरिया का बहुत अहम किरदार रहा। ख़ुद मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी और उस पार्टी ने 1939 में बिहार में अपनी हुकूमत बनाई। इस पार्टी को कम सीट आई थी, कांग्रेस को ज़्यादा सीट आई थी, लेकिन कांग्रेस के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं थी और मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद की पार्टी के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको किसी का समर्थन नहीं मिला, तो गवर्नर ने मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद को सरकार बनाने की दावत दी और मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद ने सरकार बना दी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की। और उस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब थे, उनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया, कई सारी इस्लाहात की गई। लेकिन 6 महीने के बाद जब ये अक्सरियत साबित नहीं कर सके, कांग्रेस ने सपोर्ट इनको नहीं किया, तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार गिर गई। लेकिन अपने दम पर मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने सरकार भी बनाई थी, तो वो उनका पॉलिटिकल विज़न था, उनका सियासी शोर था। आगे किसी वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे इमारत शरिया के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में, मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद के बारे में। ये बताना मकसद है कि तारीख़ी इदारा है, यह अहम इदारा है और कई अहम लोग इसके अमीर रहे। अब इस इदारा पर जिस तरह पुलिस के साथ धावा बोलने की कोशिश की गई, पुलिस को लेकर लोग वहां जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक रहा। इन लोगों का जो भी एतराज़ है, जो भी कुछ है, इसको बैठकर हल करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। और जो टाइमिंग है उस पर सबसे ज़्यादा सवाल है और साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बायकॉट किया, उसको उनकी पार्टी के मुस्लिम लीडर बर्दाश्त नहीं कर सके, उनकी रसवाई होने लगी और उन्होंने सोच लिया कि इमारत शरिया क्या है उसको हम दिखा देंगे, औकात बता देंगे। अरे लोग इनको आगे करके, उनके साथ मशवरा करके
इन लोगों ने इमारत पर धावा बोल दिया, लेकिन फुलवारी शरीफ की आवाम सड़कों पर आ जाती है, इनको पीछे हटना पड़ा। और जो रद्द अमल आ रहा है वो यही आ रहा है कि इमारत शरिया पर या इमारत शरिया को इस तरह से हाईजैक करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये जितने लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने मौलाना अबू तालिब रहमानी का मजमून आपको सुनाया, इनसे सवाल यह है कि आज से 2 महीना पहले कहाँ थे, या जो कुछ इनके मन में भी आए 2 महीना बाद भी इसको कर सकते हैं, इसी वक्त इसको क्यों किया जा रहा है? इतनी जल्दी क्या थी कि बिल्कुल ईद से 2 दिन पहले इमारत शरिया में छुट्टी हो चुकी है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ज़्यादातर लोग एतकाफ़ में हैं, और ऐसे मौका पर आप सब ये जा करके करते हैं। अगर सच में आपको लगता है कि वो गैर मुल्की है, उनका अमीर शरीयत रहना सही नहीं है, तो आप बाज़ाब्ता के इजलास से आम बुलाते, उसके ज़रिए फ़ैसला करते, क्योंकि जो इमारत शरिया है ये अवाम का फ़ैसला है और अवाम से कोई भी ताकत बड़ी नहीं हो सकती है। अवाम के फ़ैसले के सामने कई लोगों को झुकना पड़ा है। आपको याद होगा दारुल उलूम देवबंद का मोहतमीम मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम उस्तानवी को बनाया गया, और जब अवाम ने उनको नामंजूर किया, अवाम ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, लगातार वहाँ के जो स्टूडेंट्स वो प्रोटेस्ट करने लगे, पोस्टरबाजी होने लगी, अखबारात में खबरें छपने लगी, और 6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन आखिर में शुरा ने उनको हटा दिया। तो अगर अवामी राय आमा बनता है, अवाम सड़कों पर उतरती है, तो कोई भी फैसला किया जाता है, लेकिन इस तरह अचानक और जल्दबाजी में फैसला करना, जिसका सीधा मकसद ये है, सीधा एजेंडा ये होता है कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कोई आपको अपने एजेंडा के लिए काम करने पर मजबूर कर रहा है और आप उसके हाथों का खिलौना बना हुआ है। इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, उन पर फ़र्ज़ होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से अपने आप को दूर करे। इमारत शरिया को भी एक उसूल और दस्तूर बनाना चाहिए कि जो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, नेता होगा, वो शूरा का रुक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा होता है वो किसी न किसी दबाव में और इमारत को अपनी पार्टी के फ़ायदा के लिए काम करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है, और जिसका जो रिज़ल्ट है बहुत ख़राब आ जाता है। इसी तरह इमारत शरिया को ये भी एक फ़ैसला करना चाहिए कि जो अमीर शरीयत है, जो भी ज़िम्मेदार है, उनकी एक मुद्दत मुकर्रर होगी, वहाँ एक इलेक्शन होगा हर 5 साल पर, हर 2 साल पर, हर 6 साल पर, ताकि शफाफियत हो, निज़ाम में सब लोगों को शिरकत का मौका मिले, शुराई निज़ाम को मजबूत किया जाए और सबके मशवरे से काम किया जाए, ताकि किसी को भी इस बावकार इदारा पर हाथ उठाने का, इसको बदनाम करने का मौका ना मिल सके। आपकी इस हवाले से क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। एक मरतबा फिर आप सभी को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद।